आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की मेरी स्टोरी है हम पर हक है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इस लाइक करें, शेयर करें एंड बच्चों को शांत कराते दूध का गिलास हाथों में थमा देती हूँ। बच्चे दूध पीकर जब तक सो नहीं जाते तब तक प्रीति वहीं पर बच्चों के साथ कुछ देर तक बातें करती है। फिर बच्चों को धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। प्रीति का काम हो चुका था बच्चों को सुलाने का। अब प्रीति आराम से अपने रूम में जाकर लेट जाती है क्योंकि प्रीति थक चुकी थी। जहाँ आज उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा उसके आने के बाद अनोखी राजवंती और निपुण की जांच की। कहीं उनकी कंडीशन खराब तो नहीं। उनकी इस बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से चेक करने के बाद थक हार कर प्रीति बच्चों के रूम में गई। वहां पर अपना काम कंप्लीट करने के बाद अब प्रीति अपने रूम में आ चुकी है। वह तुरंत बेड पर लेटने के चंद मिनटों के बाद ही गहरी नींद में सो चुकी थी। मारवा हाउस में रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। वो सन्नाटा जो शांति नहीं कुछ चेतावनी दे रहा था। जहाँ बच्चे प्रीति के लिए सो चुके थे लेकिन बच्चों की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी क्योंकि बच्चे अब शांत रहने वालों में से कहाँ थे। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हैं और फिर दरवाजे की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद कि प्रीति नहीं आई सभी अपने बिस्तर से निकल चुके थे। कुछ ना कुछ चीजें बना रहे थे। जहाँ आर्यन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वहीं रिया आराम से अपने वीडियो गेम पर पूरा फोकस करके देख रही थी। वहीं अलेक्जेंडर विंडो के पास खड़ा था मानो कुछ महसूस कर रहा हो। आर्यन अपने कमरे की बालकनी में अब उसे कुछ अजीब सा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आर्यन अपने प्रोजेक्ट से उठता है और उस बालकनी की तरफ कदम बढ़ा देता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसे नीचे देखा। नीचे गार्डन में जहां पर जिस एरिया में जितने भी सर्वेंट उनकी रात को ड्यूटी होती है और बल्कि जिनकी दिन में होती है यानी कि शिफ्टिंग चेंज होती है सभी के कैबिन वहीं पर थे। छोटे छोटे रूम बने हुए थे जिसमें हर प्रकार की नॉर्मल इंसान के लिए हर फैसिलिटी थी। जैसे ही आर्यन नीचे देखता है तभी एक गार्डन जो उनके कमरे की तरफ ही टकटकी लगाकर देख रहा था क्योंकि आर्यन को वो नहीं देख पा रहा लेकिन अलेक्जेंडर जो सामने की खिड़की के पास खड़ा था उसे आराम से देख रहा था। वह अपनी नजरें कभी ये बच्चों के रूम की तरफ तो कभी नीचे ऐसे करके देख रहा था। ये सब भले अलेक्जेंडर ने नोट नहीं किया लेकिन आर्यन ने ये सब पढ़ लिया था क्योंकि उसके फेस पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे जो आर्यन से छुपे हुए नहीं थे। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई थी। आर्यन धीरे से ये वाला गार्डन कुछ नया सा है। मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। वह मन में बुदबुदाया। शायद इसलिए कि वह अपना अधिकतर समय रात के समय सोता है। रात के समय इस गार्डन की ड्यूटी हो लेकिन फिर भी आर्यन ने पता नहीं क्यों कुछ उसे अजीब सा लग रहा था उस गार्डन के अंदर। जब पूरे जोरों और जोरों शोरों से रिया अपने टैबलेट के अंदर वीडियो गेम में मगन थी अलेक्जेंडर का दिल और बेचैन होता जा रहा था। आर्यन बालकनी से होता हुआ अलेक्जेंडर के पास आ जाता है। अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ जैसे ही रखता है अलेक्जेंडर अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। तभी अलेक्जेंडर आर्यन की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बदले में आर्यन कहता है, कुछ नहीं, वो देखो वो गार्डनर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी अलेक्जेंडर का ध्यान भी उस पर गया लेकिन अलेक्जेंडर को कुछ लगा नहीं क्योंकि वह उसके फेस एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं सकता था। उसे तो बस यही लगा कि शायद उस अंकल ने हमें देख लिया है इसलिए हमें अंदर की तरफ होना चाहिए, नहीं तो सुबह बहुत डांट पड़ेगी। इतना कहकर अलेक्जेंडर अंदर आ जाता है लेकिन फिर भी आर्यन का दिल बहुत ही बेचैन था। आर्यन फिर से अलेक्जेंडर को समझाने की कोशिश करता है। तभी रिया अपने वीडियो गेम में विनर यानी कि जीत चुकी थी। फिर वह टैबलेट को साइड में रखती है और अपने दोनों भाइयों के पास आकर खड़ी होकर पूछती है, क्या हुआ? आर्यन तुम काफी नर्वस लग रहे हो। आर्यन अब रिया को बातें बताता है। जहाँ चुलबुले या फिर मस्ती के टाइम पे रिया बहुत मस्ती करती है लेकिन जब उसने अपने भाई के फेस को देखा क्योंकि आर्यन अक्सर व्यक्तियों को अच्छे से समझ सकता है, ये बात रिया अलेक्जेंडर दोनों जानते थे और साथ में आर्यन काफी सीरियस है तो इसलिए रिया समझ गई थी कि जरूर कुछ ऐसी बात है। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी टैब को उठाती है और फिर कुछ देखने लग जाती है। तभी वह आर्यन को भी अपने पास बुला देती है। आर्यन जैसे इसके पास आता है तभी अपने भाई के हाथ में अपना टैब देते हुए कहती है, क्यों ना हम सीसीटीवी फीड को बदलते
चमकती हुई इन रेडियस को देखे, क्योंकि जब उसने सीसीटीवी कैमरे को ऑन किया तो कुछ ब्लिंक ब्लिंक आ रही थी, यानी कि उस जगह का, उस एरिया का कैमरा साफ नहीं था, मानो जानबूझकर किसी ने उस कैमरे को खराब कर दिया हो। दिखने में चल रहा था, लेकिन क्लियरिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। अनिका के बच्चों में बेसिक सेफ्टी और ट्रेनिंग सब कुछ अनिका ने सिखा दिया था। अब वो जल्दी से अलेक्जेंडर टैब को लेता है आर्यन की, और फिर लगातार उसकी उंगलियां अब टैबलेट पर चलती रहती हैं। अचानक वो रुक गया। रिया, आर्यन सही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों, मुझे भी क्यों लग रहा है हम अब भी उस खिड़की से बहुत दूर हैं। आर्यन भी उस बालकनी से अंदर आ गया है, लेकिन अब भी वह कभी हमारे रूम की तरफ देख रहा है तो कभी मॉम डैड की। पूरे मारवा हाउस में कितने ही गार्डनर हैं, कोई भी इस तरफ नहीं देख रहा सिवाय इसके। हमें इस विषय के बारे में दादी माँ से बात करनी चाहिए। रिया भी अपनी हामी भर देती है। अब उस चीज को देखकर और साइड में रखते हुए अपने उस टैब को तीनों ही बच्चे सो जाते हैं। सुबह का टाइम, रिया जल्दी से दादी की माँ के पास आई और उनकी कलाई पकड़कर आराम से अपने पास बिठा दिया, और रिया भी उनके पास बैठ गई। दोनों बच्चे और आ गए थे, आर्यन और अलेक्जेंडर। तभी रिया पूछती है, दादी कल जो गार्डन था वो आज नहीं है? तभी आशा मुस्कुराई और बोली, बेटा गार्डन बदलते रहते हैं, उनकी शिफ्टिंग चलती है 5 घंटे की। रिया सिर हिलाया, पर आंखों में संतोष नहीं था, मानो वो कुछ और पूछना चाहती हो। तभी अलेक्जेंडर ने सीढ़ियों के पास लगे एक मोशन सेंसर की ओर देखा। हल्की सी लाल लाइटें ब्लिंक कर रही थी, क्योंकि रोहित ने अपने पूरे मेंशन को ही काफ़ी हाई टेक्निक के साथ बनाया था और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया था जिससे घर वालों को बस नॉर्मल लाइटिंग लग रही थी, लेकिन बच्चे भी उनके बारे में अब जान चुके थे। हल्की सी लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। अलेक्जेंडर, ये सेंसर हमेशा ग्रीन रहता है। वो झुककर उसे चेक करने लगा, शायद ये खराब हो गया है। अलेक्जेंडर इसका एंगल बदल गया है। तीनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी जैसे उनके हाथ कोई मिशन आ गया है, और इस मिशन और इस टास्क को उन्हें पूरा करना है। या तो उनकी मॉम डैड द्वारा उन्हें ये काम दिया गया है और वो इसे बखूबी पूरे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे इस टास्क को। बच्चों के मन में तो बस यही था। कुछ देर बाद बच्चे आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आराम से बाहर गार्डन में बैठकर इधर उधर बातें करते हुए खेलने लग जाते हैं। तभी एक नौकर अंदर आता है। ये पैकेट बच्चों के लिए आया है मैडम जी। उस पर ना कोई नाम था ना कोई पता था। आर्यन पैकेट जल्दी से दादी माँ के हाथों से लेता है और खोल देता है। दादी माँ जब तक मना करती, उससे पहले रिया ने ही उस पैकेट में अपना हाथ घुसा दिया था, यानी कि वो कागज से लिपटा हुआ एक गिफ्ट था। 3 छोटे छोटे रिस्ट बैंड थे। रिया तुरंत चौंक जाती है। ये वही वॉच है ना जो मम्मा ने हमें दिखाई थी, लेकिन अब कार्डेट। अलेक्जेंडर ने नीचे छोटी सी चिप दिखाई दी। अच्छा, ये चिप, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये ट्रैकिंग डिवाइस भी हो सकता है। अलेक्जेंडर के मन में आया, लेकिन अभी वह दादी माँ के सामने कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए आर्यन की तरफ कुछ इशारा किया, मानो वो बाद में उन्हें कुछ बताना चाहता है। आर्यन भी अब अपनी गर्दन को नीचे ऊपर कर देता है, मानो वो ये कह रहा हो कि ठीक है। रिया मन ही मन बुदबुदाती है, मम्मा पारिस में है, और लेकिन उन्होंने कहा था अगर खतरा लगे तो खुद सेफ बनो। अलेक्जेंडर तो प्लान बी के बारे में सोचने लगा। तीनों एक साथ बोले, प्लान बी। रिया सिक्योरिटी टेबल पर कुछ टिप्स रखती है और इंटरनल डोर्स, आउटडोर सभी चीज़ों को लॉक करके अनलॉक करती है, ताकि वो कैमरे के अंदर उन सब चीज़ों की पिक्चरें आ रही हैं या नहीं। कुछ कैमरे मैनुअल मोड में थे। बच्चों ने सीक्रेट सेफ रूम एक्टिव किया, यानी कि बच्चों ने मन ही मन धारणा बना ली थी उनके सामने जो ये मिशन रखा गया है इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। वहीं ऊपर छत पर एक परछाई सी खड़ी थी। फोन पर धीमी आवाज, अननोन वॉइस। बच्चे समझदार हैं, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे करके मारवा हाउस पूरी तरह से शांत और बहुत ही ज्यादा शांत हो चुका है। खतरा सामने नहीं है, लेकिन खतरा आने वाला है। कुछ देर बाद सेफ रूम का दरवाजा बंद होता है और हल्की नीली लाइट जल उठती है। ये वही कमरा है जिसे अनिका ने इमरजेंसी ओनली के लिए बनाया था। आर्यन दीवार पर लगे डिजिटल मैप को देख रहा था, क्योंकि तीनों बहन भाई उस कमरे में आ गए थे। उन्हें लगा कि मोम ने फिर से यहाँ पर कोई ना कोई हमारे लिए क्लू जरूर छोड़ा होगा। अलेक्जेंडर वार्निंग प्लान खोल चुका था। रिया टैबलेट
पर पूरे घर का इंटरनल लाउड स्कैन कर रही थी। कोई बाहर से हमला नहीं करेगा, जो भी है अंदर ही है। आर्यन गहरी सांस लेता है। मम्मा पापा ने सिखाया है, पहले घर सुरक्षित फिर खुद। अलेक्जेंडर नोट करता है, तो हम खुद जाल बिछाएंगे। रिया हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन बिना किसी को पता चले कैसे? तीनों का साइलेंट काउंटर मिशन स्टार्ट हो चुका था, जिसे बच्चों ने खुद नाम दिया था, साइलेंट काउंटर मिशन। रिया कुछ कोड डालती है, कुछ रास्ते फेक ओपन दिखने लगते हैं और कुछ सीढ़ियाँ स्लो मोशन मोड में। एक कॉरिडोर में साउंड कैप्चर सेंसर एक्टिव होने लग जाते हैं। अगर कोई चलता है तो हमें उसकी सांसें तक सुनाई देंगी। ये वही था जो अनिका ने डिवाइस बनाया था। वहीं दूसरी तरफ आज बच्चे उस गिफ्ट को देखकर काफी अलर्ट हो गए थे, इसलिए वह इस गिफ्ट को लेकर कुछ समय के लिए आप एक सेफ जगह पर रख देते हैं। वहीं कुछ समय बाद इमरजेंसी रूम में बच्चे पहुंच चुके थे, जहां पर इमरजेंसी की हल्की सी ड्रिल हुई थी, क्योंकि अनिका ने वहां पहले से ही काफी ऐसी लाइटें ब्लिंक हो रही थी, जहां पर अभी मारवा हाउस का पूरा एरिया, या ये कहा जाए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे यहीं इमरजेंसी रूम में ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे कई सेक्शन बनाए गए थे जहां पर बड़ी सी स्क्रीन पर मारवा हाउस के हर कोने को देखा जा सकता था। रिया लैपटॉप को खोलती है। सीसीटीवी में कोई बाहर से नहीं आया है, मतलब खतरा पहले से ही अंदर है। अलेक्जेंडर कुछ सोच में गुम हो जाता है और फिर डाटा पढ़ने लग जाता है। अलेक्जेंडर 3 जगह सिग्नल रिपीट हो रहे हैं, स्टोर रूम, सर्वे कॉरिडोर और पीछे का लॉन। आर्यन फैसला करता है कि एक एक करके चेक करेंगे, कोई भी चीज हमसे छुपनी नहीं चाहिए। जब तक मोम आती है तब तक इस चीज को हम ही हैंडल करेंगे। इतना कहकर आर्यन चुप हो जाता है। अब बच्चों ने फैसला कर लिया था। सबसे पहले वो स्टोर रूम की तरफ गए, धीरे धीरे करके सबकी नजरों से बचाते हुए अपने आप को एक दूसरे से बिल्कुल मिशन टाइप में। वो बच्चे आप स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं। एक हल्की सी गैस की गंध। रिया तुरंत मास्क निकालती है, जो अनिका ने इमरजेंसी किट में रखा था। लो लेवल लेकिन स्लीपिंग गैस, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी। अलेक्जेंडर ने फैन ऑन किया, गैस बाहर निकाल जाती है। अलेक्जेंडर काफी कंफ्यूज था। जो भी है स्मार्ट है पर अपडेट नहीं, इतना कहकर वह स्माइल पास करता है। वहीं लोन के पास अजीब सी हरकत। लोन के कोने में एक छोटा सा ब्लैक डिवाइस दबा हुआ था। आर्यन उसे देखता है। ये डिवाइस एक डिस्ट्रैक्शन डिवाइस है, ताकि हम बाहर ना निकले। रिया डिवाइस को आप डीएक्टिवेट करती हैं, क्योंकि ये सब रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर को अनिका और रोहित द्वारा समय समय से कुछ न कुछ नई नई टेक्निक के बारे में बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, ताकि एंड फ्यूचर आने वाले समय में उनके बच्चे किसी चीज़ से ना घबराए। अब भी बच्चे दिमाग और ताकत और सोच से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। रिया, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। तीनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उनकी मोम ने स्पेशल परमिशन दी है कि वो तीनों बिना रोहित या फिर अनिका को बताए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर कितना खतरा है तीनों ही बच्चे भली भांति जानते और समझते हैं। वहीं अब अलेक्जेंडर टैब को दोबारा से ऑन करता है, फिर सीसीटीवी कैमरे को देखता है। एक सर्वेंट कॉरिडोर में एक कैमरा एंगल बदल जाता है। अलेक्जेंडर धीरे से बोलता है, यहीं से कोई अंदर आया है या कोई ऐसी मूवमेंट हुई है जो हमें दिख रहा है। रिया सिग्नल ट्रैक करती है। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन टेम्परेरी रियली घर के किसी फोन से जुड़ा है, जो हमारे घर की सारी बातों को सुन रहा है। आर्यन की आंखें सख्त हो जाती हैं। मतलब घर के अंदर का ही कोई है, लेकिन कौन? बच्चे आप प्लान बनाते हैं, फेक अलर्ट एक्टिव, कुछ कैमरेज ब्लॉकआउट, सर्वर कॉरिडोर एंड फ्लैश मोशन ट्रिगर। कोई पकड़ा नहीं जाता, लेकिन जिसने चाल बिछाया है वो डर गया है। अलेक्जेंडर अपनी आवाज को ऊपर करते हुए कहता है, अब वो गलती करेगा नहीं। शायद हमने उसे देख लिया है, लेकिन हमें रात होने का भी वेट करना होगा। इसी बीच मारवा हाउस के अंदर अंडरग्राउंड लैब के अंदर भूमिका अनोखी के रूम में जाती है। इतनी सारी चीजें और तुम कहती हो तुम सब नहीं पता। अनोखी थकी हुई आवाज में कहती है, मैं मोरे थी, खिलाड़ी कोई और था, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर बंदी बनकर नहीं रहना चाहती।
कहो तो तुम मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पर सुकून तो होगा, साथ में मैं खुली हवा में सांस तो ले सकती हूँ। अब अनोखी भूमिका से सारी बातें करती है। वहीं प्रीति भी अब निपुण के कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि वह रोज उनका बॉडी टेम्परेचर नोट करती है। प्रीति शांत थी, बहुत शांत। धीरे धीरे करके उसके कमरे में गई, क्योंकि प्रीति जानती थी निपुण कितनी खतरनाक हो चुकी है। चुपचाप अब आगे बढ़ती है। अचानक से एक हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि निपुण प्रीति को क्रोध दिलाने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि निपुण समझ चुकी थी कि यहाँ पर अनिका नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनिका एक बार भी निपुण से के कैबिन में नहीं आई है। प्रीति चुपचाप आगे बढ़ती है, फिर वह बड़बड़ाने लग जाती है। मत आप प्रीति का सबर का बांध टूट पड़ता है। तुम चुप रहो। फिर से निपुण कहती है, डर अभी बाकी है। निपुण हल्की सी मुस्कान के साथ ये शब्द कहती है, आप गलत जगह देख रही हो। इतना कहकर निपुण फिर चुप। आधे अधूरे वाक्य पर टूटे हुए वह धीरे धीरे बुदबुदाती है, लेकिन प्रीति को गुस्सा आ रहा था। दिल तो उसको कर रहा था कि वह उसे सबक सिखाना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से पता नहीं वह गैस कुछ एरिया में भी फैल गई थी। अनिका जिस गैस को बंद करके आई थी, लेकिन उससे पहले जिस एरिया तक वो फैली थी वहां पर कम मात्रा में थी, तो काफ़ी मरीज मारवा हॉस्पिटल या फिर आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे, जिनकी संख्या जहां 1-2 नहीं पूरी 10 से 15 थी। हर हॉस्पिटल में 15 से 20 मरीज थे। अब लगभग उनकी संख्या 200 से पार थी। इतने ज़्यादा व्यक्ति बीमार उस गैस के कारण हो गए थे। वो तो समय के साथ अनिका रोई द्वारा उस गैस को ब्लॉक कर दिया गया, नहीं तो उनकी जान संभव थी। बच्चे तीनों ही जगह देख आए थे, लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा, इसलिए फाइनली वह दोबारा फिर कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। रिया स्क्रीन पर देखती है एक सर्वेंट का फोन अब नॉर्मल सिग्नल भेज रहा है। ये देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन अलेक्जेंडर की तरफ भी कुछ इशारा करती है। रिया, ना मम्मी नहीं पता, लेकिन रास्ता मिल गया है। आर्यन गहरी सांस से, मम्मा ने कहा था सबूत खुद बोलते हैं। अलेक्जेंडर सिर उठाता है। मिशन कंप्लीट नहीं है, मिशन स्टेबल है, इसलिए हमें ये नहीं पता आखिर ये कौन सा सर्वेंट है जिसका सिग्नल अब भी सर्वर में है। मारवा हाउस में फिर से शांति फैल गई थी, लेकिन अब यह शांति कमजोर नहीं, बिल्कुल तैयारी के साथ थी। कमरा बच्चों पर रुकता है और तीनों बिना डर बिना किसी को बताए घर की रक्षा के लिए अपने आप में एक बुनियाद या एक दीवार बन चुके हैं, ताकि वह अपने परिवार पर आने वाले हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे। तब तक उनके मॉम डैड वापस नहीं आते, तब तक उन्हें अपने परिवार को सेफ रखना होगा। ये सब तीनों बच्चों ने फैसला कर लिया था। कौन है? क्या उस गार्ड को बच्चे ढूंढ पाएंगे जिसके बारे में अभी तक अनिका और रोहित की एक भी नज़र नहीं गई? क्या बच्चे जीनियस हैं जिन्होंने उस गार्ड के बारे में पता कर लिया, या करने वाले हैं? या वो लैब, एक विशाल अंडरग्राउंड लैब, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा पड़ा था। ये लैब काफ़ी बड़ी थी, इसमें कुछ वर्कर भी काम कर रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं, वो एक रोबोट थी। सीक्रेट रोबोट या हाई टेक्निक वाली रोबोट। वहीं शीला एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रही थी, जो मारवा हाउस के अलग अलग हिस्सों के बीच में घूम रही थी। वहीं शीला आराम से बड़ी सी चेयर पर, जो किंग समान चेयर थी, उस पर सिर लगाकर आराम से पैर के ऊपर चढ़ाकर आराम से बैठी थी। उसके हाथ में कॉफी थी, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। तभी वह ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात करती है। घर के अंदर हमला बेवकूफ़ी होगी, बच्चों को बाहर निकालो, फिर उन्हें ही हथियार बना दो। वह स्क्रीन पर जूम करती है। आर्यन, रिया, अलेक्जेंडर, तीनों बच्चों को देखकर उसके फेस पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है, मानो बहुत गहरा प्लान कर चुकी हो। और साथ में कहती है, अनिका की सबसे बड़ी ताकत अब मेरी सबसे बड़ी चाल बनेगी। इतना कहकर अब वह कॉफी का मग अपने होठों पर लगाती है और सिप सिप करके पीना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मारवा हाउस पूरी तरह से शांत था, लेकिन बच्चों को अजीब से सिग्नल मिलने स्टार्ट हो गए थे। कभी फायर अलार्म की हल्की आवाज़ उनके कानों में आती, कभी गेट के सेंसर की फ्लैश अलर्ट उनके कानों तक आती, कभी फ़ोन पर अननोन वाइब्रेशन पैटर्न शो होता। रिया अचानक रुक गई थी। जहाँ रिया लगातार गेम खेल रही थी, अचानक एक सर्वर उसके गेम में घुसा और पूरी तरह से रिया को हरा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिया को उसी के गेम में हरा दिया गया।
लेकिन जो भी था, ये सब काफ़ी सोची समझी चाल लग रही थी। जब रिया ने अपने दोनों भाइयों को ये चीज़ दिखाई और बताई तो अलेक्जेंडर को समझने में देर नहीं लगी। वो बड़ी ही सावधानी से कहता है, तुम्हें अपने इस टैब को ऑफ कर देना चाहिए, शायद तब तक जब तक मोम ना आए। इतना कहकर रिया ने अपने भाई की बात को नहीं टाला और उसे भी लगा शायद यही ठीक होगा। रिया ने अब लैपटॉप को बंद करके साइड में रख दिया। रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर तीनों ही काफी मिशन को लेकर काफी परेशान थे। वहीं रिया कहती है, ये रैंडम नहीं हो सकता। अलेक्जेंडर अपनी विस्ट डिवाइस दिखाता है, सिग्नल लोप में है, कोई हमें कंफ्यूज कर रहा है। आर्यन की आंखें सख्त हो जाती है। मम्मा ने सिखाया था, अगर सब कुछ गड़बड़ लगे तो समझो कोई खेल रहा है या कोई हमसे खेल रहा है। ये सब सोचकर आर्यन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देता है। वहीं रिया भी कुछ सोच में गुम थी, अलेक्जेंडर भी। लेकिन तीनों ने एक मन और एक प्लान बना लिया था। तीनों कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अकेले नहीं जाएंगे। जाएंगे तो तीनों ही साथ, और कुछ भी हो जाए उन्हें मारवा हाउस से बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये भी तीनों बच्चे अच्छे से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में रोहित का पैलेस, लैब की लाइट्स धीमी हो चुकी थी। स्वाति मल्होत्रा अब स्टेबल हो चुकी थी, पर कमजोर थी अभी बाकी, लेकिन समय के साथ वो भी ठीक हो जाएंगी। लतिका चुपचाप उठती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। अनिका बस सिर हिलाती है। लतिका के जाते ही दरवाजा बंद होता है और उसी पर अनिका का चेहरा बदल जाता है, जो अभी कुछ प्लान बनाकर ही फरी हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी फेस एक्सप्रेशन रोहित की तरफ और साथ में करण की तरफ देखती है। वहीं स्वाति भी अनिका को देख लेती है। बदले में एक स्माइल के साथ रोहित पूछता है, लतिका इस मिशन में नहीं जाएगी? रोहित का एक पल चुप रहता है। मुझे पता है तुम यही कहोगी। इस पर अनिका रोहित की तरफ देखती है। वह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, वह एक माँ भी है। वह मेरी बेटी है मिस्टर मारवा। दुनिया बचाने के नाम पर मैं अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। डेड जोन दिमाग से लड़ने की जगह है और वहाँ सबसे पहले बच्चों का निशाना बनाया जाएगा। स्वाति धीरे से बोली, ये सिर्फ फैसला है अनिका, देख लो, क्योंकि लतिका को तुम दिमाग से बच्ची नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी तरह काफी स्ट्रॉन्ग और काफी ताकतवर है। लेकिन अनिका साफ मना कर देती है, फिर कहती है, अगर आपको इतना ही विश्वास था कि लतिका इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप साथ क्यों नहीं लेकर गई? और ये भी छोड़ो, लतिका को भी आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। आपको पता है मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई। अकेले ही उस मौत के कुएं में आपने छलांग लगा दी। अनिका की ऐसी बातें सुनकर लती स्वाति के पास कोई भी शब्द नहीं थी जिसे कि वह अनिका की बातों का आंसर दे सके। इस पर रोहित भी सहमति जताता है, लेकिन रोहित भी नहीं चाहता था कि लतिका इतने दिनों के बाद उसे उनकी बेटी मिली है और अचानक से वह उसे मौत के कुएं में ले जाए। रोहित टेबल पर हाथ मारता है। होलोग्राफी स्क्रीन खुलती है। रेड जोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नीचे लाल लाइन चमकी, अंडरग्राउंड अननोन स्ट्रक्चर, डाटा ब्लॉक्ड। अनिका की समझ में कुछ कुछ आ रहा था क्योंकि उसने सारी चीजें पहले से ही प्लान कर चुकी थी। अनिका स्क्रीन को जूम करती है। शीला ने डेड जोन में दिन और रात में नहीं बल्कि ब्रेन साइकिल टाइम में बांटा है। मतलब हर 47 मिनट में सर्वाइलेंस रीसेट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वह 47 मिनट के लिए एक बार ब्लिंक करता है। उसी बीच वो हमारे दिमाग पर हमला करेगी। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट 12 सेकंड होंगे, ना एक सेकंड ज़्यादा ना एक मिनट ऊपर। इतना कहकर अनिका बारीकी से फिर से सारी बातें बताती है, क्योंकि अभी तक अनिका ने लतिका के सामने डेड जोन के बारे में, खतरों के बारे में जानबूझकर बताया था, जिससे कि लतिका घबरा जाए और अपने कदम पीछे हटा ले। लेकिन लतिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अनिका का प्लान तो जो लतिका को बताया उससे बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है। कुछ कुछ उस तरीके से भी होगा। वहीं रोहित अपनी टेक्नोलॉजी एक्टिव करता है। ब्रेन व्यू, मास्कर, हेड स्प्रे सूट एंड टाइम लॉक साइंस डिवाइस, और साथ में वो माइक्रो चिप। तीनों के शरीर में हल्की नीली लाइन चमकती है वो सूट पहनने के बाद, क्योंकि रात होने वाली थी। इस वक्त हम मशीनों के लिए जिंदा नहीं है अनिका। चारों तरफ टूटी जमीन, धुएं और सन्नाटे का राज। कोई आवाज नहीं थी उस डेड जोन में, लेकिन हर कदम पर मौत मौजूद थी। अब वहाँ की मौत अनिका की मौत बनेगी या फिर अनिका उसका नाश बनेगी, ये तो आगे पता चलेगा। अनिका मॉनिटर स्क्रीन को ऑन करके स्वाति मल्होत्रा के हाथों में अपना टैब थमा देती है और फिर कहती है कि हो सके उतना लतिका को पीछे रखने की कोशिश करना माँ, मैं जल्द ही आऊंगी। एक पल के लिए स्वाति मल्होत्रा का दिल थम से रह गया। जो कंडीशन अभी स्वाति की है कहीं वो अनिका की ना हो जाए, इसलिए अब अनिका को कुछ हिदायत देते हुए स्वाति मल्होत्रा उसे और गाइड करती है। उसके बाद अनिका अपनी माँ से
गले लगती है और फिर करण भी स्वाति के गले लगता है। रोहित स्वाति मल्होत्रा के गले लगकर उनके पैर छूता है, आशीर्वाद लेकर, मानो वह इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। अब इतना कहकर अपने सूट बूट और अपने बैग के साथ तीनों रेडी हो चुके थे। साथ में बाहर कोई उनका वेट कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि जॉन था। रोहित के बुलाने पर वो आया था क्योंकि आजकल वह पेरिस में रहकर अलीशा और साथ में उस रोबोट लतिका का काम कर रहा था, ताकि किसी भी हाल में अलीशा को ये शक ना हो कि लतिका एक रोबोट है। वह ज़्यादातर समय लतिका के साथ बिताता ताकि क्वीन अलीशा पेरिस की हर कमान को अच्छे से संभाल सके। तभी अनिका उसी को भी एक सूट दे देते है। कुछ देर बाद अब पूरी तरह से जॉन भी सूट पहनकर रेडी हो चुका था। चारों के शरीर हल्की सी नीली लाइन चमकते हैं। रोहित, इस वक्त हम मशीनों के लिए जिंदा नहीं है। इतनी सारी चीजें अब वह धीरे धीरे करके जॉन को बताना नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों के जरिए समझाने लग जाता है। जो उन सारी चीजों को कुछ मिनटों में ही अभी तक पूरे मिशन को कैप्चर कर चुका था। अब चारों ही गाड़ी में बैठते हैं और उस डेड जोन के लिए निकल जाते हैं। अब गाड़ी धीरे धीरे करके अनिका आगे बढ़ा रही थी जब वह पेरिस की उन भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकली और रात का समय था। अब वह डेड जोन की तरफ कोई ना तो आता और ना कोई जाता। उस एरिया की तरफ पहाड़ी एरिया से होते हुए जंगल को पूरा क्रॉस करने के बाद जब लास्ट बाउंड्री आती तो वहाँ पर डेड जोन बना था। कुछ समुद्री एरिया था और कुछ डेड जोन का मिला जुला एरिया बन चुका था। अब अनिका अपनी गाड़ी को कुछ किलोमीटर ही पीछे पार्क करती है और चारों अपने हाथों में हथियार लेकर बिल्कुल पूरी पोजीशन के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ टूटी जमीन धुएं और सन्नाटे का राज बिछा हुआ था, मानो कोई उनकी तरफ देख रहा हो और मुस्कुराते हुए कह रहा हो, तुम्हारी आज रात आखिरी होने वाली है। शायद इसके बाद मेरे सामने कोई ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो मेरे मुकाबला कर सके, साथ में मेरे मिशन को असफल कर सके। कोई आवाज नहीं, लेकिन हर कदम पर मौत की मौजूदगी चारों को महसूस हो रही थी। लेकिन जॉन इनसे परे था, लेकिन अब उसका दिमाग भी पूरी तरह से सुन था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आप है ही नहीं वहाँ। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अनिका धीरे से जमीन पर झुकती है और उंगलियां मिट्टी पर चलाती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। यह जगह सिर्फ जहर से नहीं है मिस्टर मार्वा, दिमाग से मारी गई है। इतना कहकर अनिका शांत थी, चुप थी। करण, गुलेरिया, अनिका, रोहित और जॉन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला झटका आते हैं। अचानक जमीन हल्की सी कंपन महसूस हुई। एक पतली सी लाइन खुलती है और पूरा जमीन का हिस्सा धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हो जाता है। डेड जोन लेवल 0 नीचे उतरते ही सामने आता है एक विशाल अंडरग्राउंड शहर। लटकी हुई मशीनें, इंसानी दिमाग जैसे कंटेनर, दीवारों पर चलती सोच की तरंगे और बीच में हाइपर कोर रिएक्टर। अनिका उस जगह पर गई जहां अनिका ने डाउट था, जहां पर अनिका ने उस दरार में से वो लाइन और वही पार्ट देखा था। उसे कुछ अजीब लगा था जब अनिका पिछली बार आई थी, लेकिन कहे मुताबिक स्वाति के बिल्कुल वहां पर जो चाहिए था वो उन्हें सामने था। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने कहा था यहाँ तक के रास्ते को तो वो जानती ही थी, लेकिन आगे उसे भी नहीं पता कि आगे क्या है। अनिका का दिमाग बिजली की तरह चलता है। ये रिएक्टर मास्टर बनाने के लिए नहीं है, ये सोच चुराने के लिए है। शीला इंसानों को नहीं मारना चाहती, वह उन्हें खाली करना चाहती है, खोखला करना चाहती है, यानी उनके ब्रेन को अपने अंदर कंट्रोल करना चाहती है, या ये कहा जाए उनके माइंड के अंदर एक ऐसी चीज, ऐसी गैस को फैलाना चाहती है जिसे कि उनका दिमाग पूरी तरह से सुन हो जाए। फिर जैसा शीला चाहेगी वैसे ही वो करेंगे, पूरी तरह से अपने हाथों की कठपुतली की तरह। रोहित, अनिका, करण, गुलेरिया एंड जॉन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही थी। बस चारों तरफ चौकन्ना, मानो उन्हें खतरा किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, इसलिए सावधानी में ही सेफ्टी है। सभी ने अपनी सांसों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन इतना जितना कि वह सांस ले सके, जीवित रह सके। दूसरी तरफ रोहित का पैलेस, देर रात कमरे में हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी। लतिका की आंखें अचानक से खुलती है। एक अजीब सा खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ तब महसूस होता है जब अपनों की मौजूदगी अचानक से गायब हो जाए। वह बेड से उठकर बाहर आती है, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ मिशन पर जाने वाली है और वो भी जाने वाली है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कब उसकी आंख लग गई। अब उठती है, हॉल खाली, कंट्रोल रूम भी खाली, ट्रेनिंग एरिया भी खाली, लैब भी खाली, हर जगह बिल्कुल शून्य, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। लतिका की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर अनिका माँ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। खुद से धीमी आवाज में, मम्मा आप मुझे छोड़कर चली गई। वह पल भर के लिए रुकती है,
फिर उसकी आंखों में डर नहीं समझ उतर जाती है। लतिका को सच समझने में देर नहीं लगती, क्योंकि थी तो वो भी अनिका की बेटी। डैड जॉन वो सब वहीं गए होंगे। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसे पता था अगर वह स्वाति के पास गई, यानी कि नानी माँ से पूछेगी, तो शायद वह उसे रोक देगी और कुछ वादा भी दे दे। ये तय था, ये वो बारीकी से समझती थी। वह मुड़ी और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती। दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। लतिका का रूम असली सच का कमरा। दीवार पर लगे उसके निजी होलोग्राफी एक्टिव होते हैं। नीली रोशनी में उसकी बनाई हुई डिवाइस चमकने लगी, जो उसने अपने बैग में रखी थी। मिनी ब्रेन, साइलेंट बैंड एंड साइलेंट ट्रैकर, ड्रोन एंड प्लस मास चिप, इमरजेंसी सिग्नल क्यू, वे सब कुछ बहुत ही शांत तरीके से पहनती है। सारी चीजों को अच्छे से अरेंज करने के बाद लतिका खुद से बोलता है, मम्मा सही हो आप, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूँ। मैं आपको खतरे में नहीं देख सकती। जहाँ भले ही पेरेंट्स अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकते, तो भला बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को खतरे में देख सकते हैं? और मैं ये अंदर इतनी ताकत है कि मैं उन नई मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकती हूँ। शायद आप मुझे अच्छे से नहीं समझे। ये सब लतिका अपने मन में बुदबुदा रही थी, मिरर के सामने खड़ी होकर। धीरे धीरे करके आउटफिट पहन के पूरी तरह से रेडी। कोई माँ अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालती, मुझे पता है, लेकिन अगर बच्चों के खतरों को समझते हो तो क्या तब भी उन्हें पीछे रहना चाहिए? उसकी उंगलियां कांपती हैं, पर दिमाग बिल्कुल स्थिर था। वह अपने टैबलेट पर डैड जोन का मैप खोलती है, लेकिन ये वही मैप नहीं जो अनिका ने देखा था। ये उसे एक लेयर आगे का था, जो लतिका का ये डिवाइस दिखा सकता था। लेवल 0 एंड लेवल 1 के बीच का एक ब्लैंड कॉरिडोर। मम्मा ने इसे नहीं देखा। वह उस हिस्से को मार्क करती है और साथ में अब पहले से निकलने के लिए पूरी तैयारी में थी। लतिका आखिरकार बाहर पीछे देखती है, खाली महल। फिर वह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है। मैं लड़ने नहीं जा रही, मैं सभी को बचाने और मिशन को तहस नहस करने जा रही हूँ। उसके कदम इतने धीमे थे जैसे ही वह स्वाति के कमरे से होते हुए आगे बढ़ी, लेकिन स्वाति की कानों में लतिका के पैरों की आहट आ चुकी थी। भले ही वो लेटी थी कमरे में, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता काफी बेहतर और तेज भी थी। तभी तो वो छोटे छोटे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से बात करने में समर्थ थी। दीवार सरकती है और एक सकरा रास्ता खुलता है। उसके पैरों की आवाज तक नहीं गूंजती, लेकिन स्वाति तो स्वाति है। जैसे ही वो अपने उस हाथ में पकड़े हुई डिवाइस को देखती है, तो देखकर दंग उसकी डिवाइस पर एक रेड सिग्नल दिखाई दे रहा था। डेड जोट अननोन आइज एक्टिव। लतिका रुकती है, मुस्कुराती नहीं, डरती भी नहीं है, बस एक बात कहती है, शीला, मुझे पता है तुमने ये सब स्टार्ट किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। ये भले मेरी माँ या कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये तय हो चुका है। इतना कहकर वह नीचे निकल जाती है। अब स्वाति मल्होत्रा ने जो उसने डिवाइस बने थे, उसमें हर एक डिवाइस में छोटी छोटी नैनो चिप लगी हुई थी, जिसे स्वाति उसे आसानी से देख सक रही थी और साथ में समझ भी रही थी। उसकी सारे मन की बातों को भी अच्छे से जान पा रही थी। ये सब सोचकर स्वाति थोड़ी सी उलझन में थी और परेशानी में भी थी। साथ में अनिका को अभी वो बता नहीं सकती, नहीं तो अनिका का ध्यान उस मिशन से टकमगा जाएगा। इसलिए वो ये भी जानती थी कि जो लतिका दिखती है वो है ही नहीं, बल्कि वो तो एक अमर इंसान है, जिसके सीने में दिल तो धड़कता है, लेकिन वो भी एक मॉनिटर आधार पर, जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसे निकाला जा सकता है। ऐसी है लतिका। ये सब सोचकर स्वाति की आंखें नम हो जाती है। अभी तक इस बारे में स्वाति ने किसी को कुछ नहीं बताया था। दिल्ली मारवा हाउस के सर्वेंट के फोन से एक मैसेज आता है, बैक गेट के पास गैस लीक है, साथ ही हल्की सी गंध है। सर्वेंट घबरा जाता है। एक आदमी चिल्लाता है और फिर कहता है, उस तरफ तो बच्चों का खेलने वाला कमरा है। इसलिए वो जाता है और बच्चों को बाहर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन आर्यन तुरंत रोकते हुए कहता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। रिया तुरंत आप आगे बढ़ती है। अलेक्जेंडर रिया से आगे आता है और वेंटिलेशन डाटा चेक करते हुए कहता है, आर्यन ये गैस नहीं, ये केमिकल मेमोरी ट्रिगर है। अलेक्जेंडर इसे कहकर चुप हो जाता है। रिया फुसफुसाते हुए, माइंड अटैक शुरू हो गया है, मतलब ये सब क्या है? लेकिन अलेक्जेंडर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैंने तुम लोगों को बता दिया है। वहीं बच्चों के दिमाग में एक बात फिर से गुजरती है, अनिका की कही हुई बात, अगर कभी दिमाग पर हमला हो तो डरो नहीं, लॉजिक को पकड़ो। रिया आप लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती हैं। आर्यन भी ऐसा ही करता है। वहीं रिया सिग्नल इसोलेट करती है। अलेक्जेंडर फ्रीक्वेंसी चैम्बर को ऑन करता है। आर्यन सर्वेंट से कहता है, सब लोग अपने कमरे में जाए। ड्रिल इतना कहकर वह वहां पर अपने काम में लग जाता है। वहीं अंडरग्राउंड लैब के अंदर शीला ताली बजाती है। गुड, इमोशनल
ट्रिगर। स्क्रीन पर नया सिग्नल। हाउस स्पीकर्स में एक रिकॉर्डर वॉइस गूंजती है। मम्मा खतरे में है, बाहर आओ। रिया का हाथ कांपता है, एक पल के लिए साइलेंट। अलेक्जेंडर धीरे से बोलता है, ये रियल नहीं है। आर्यन आंखें बंद करता है। अगर मम्मा सच में खतरे में होती तो वो आवाज को उड़ाता। रिया तुरंत रिकॉर्डिंग करती है और फिर वॉइस को मॉड्यूलेशन करके बताती है, ये सब फेक है, आंखों का भरम है, क्योंकि बच्चों को एक अंधेरे में धकेला जा रहा था। शीला जोर से हंसती है, कमाल है, बच्चे अनिका के काफी समझदार हैं। क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, उन्हें तो परम और जाल के बारे में भी पता है। अनिका ने तो अपने बच्चों को काफी कुछ सिखा रखा है। शायद इनके लिए हल्का फुल्का काम या कोई भी प्लान काम नहीं आएगा, इनके लिए एक मास्टर प्लान काम आएगा। इतना कहकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बच्चों ने वो गैस जहाँ से आ रही थी वहां पर एक हल्का सा उन्हें निशान दिया। जैसे ही अलेक्जेंडर आगे बढ़ा, एक झटके से अंदर से एक पाइप निकाली। उस पाइप के जरिए ही उस एरिया में वो धुआं फैलाया जा रहा था, जो सभी को एक दूसरे के लिए भ्रमित करने में का काम कर रहा था। अब बदले में अलेक्जेंडर उस पाइप को निकालता है और उसे पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वह देखकर हैरान था कि पीछे वाले एरिया में गार्डन में झाड़ियों के बीच में ही एक सिलेंडर को फंसाया गया था, जिसमें से होते हुए वह गैस अंदर छोड़ी जा रही थी, जिसे कि बच्चों भ्रम में हो जाएं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा ले। लेकिन अब ये सब प्लान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वहीं कुछ गार्ड थे जो बच्चों को देख पा रहे थे और अब मन मन ही बुदबुदा रहे थे। साथ में किसी के पास मैसेज भी सेंड कर देते हैं कि बच्चों ने वो चीज ढूंढ ली है, इसलिए उनका प्लान नाकाम रहा। क्या लतिका अनिका के पास पहुंच पाएगी? क्या अनिका लतिका को वहां से वापस भेजेगी? क्या लतिका हेल्प करेगी अनिका की? क्या शीला का मास्टर प्लान बच्चों के लिए क्या होने वाला है? क्या भूमिका और डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता चल जाएगा कि बच्चों के ऊपर घर के अंदर हमले हो रहे हैं? इन सभी बड़े बड़े सस्पेंस का की तरफ कदम रखते हैं। दरवाजा बिल्कुल बिना आवाज के वह दरार वापस बंद हो जाती है। कोई धमाका नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस साइलेंट मोड पर एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस होती है। अनिका समझ जाती है, ये फिजिकल ट्रैप नहीं है मिस्टर मारवा, ये दिमाग का जाल है। रोहित अपनी कलाई में टाइम वॉच को देखता है। टाइम रुक जाता है, फिर अचानक 5 मिनट पीछे चला जाता है। ये देखकर रोहित हैरान अनिका की तरफ कुछ इशारा करता है। अनिका अपनी रोहित का इशारा मिलते ही अपनी वॉच को देखने लग जाते हैं। तीनों के दिमाग बिल्कुल सुन रह गए थे। ये कैसे हो सकता है, हम चल रहे हैं लेकिन समय पीछे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके चारों तरफ अजीब सी सफेदी फैलने लगी, ना रोशनी, ना छाया, ना दीवारों की साफ रेखा, बस एक खालीपन जो आंखों से नहीं दिमाग से दिख रहा था। अलर्ट मोड, ये जगह भौतिक नहीं है, ये कंटिन्यू जोन है। अनिका एक पल रुकती है, उसकी उंगलियां हल्के से कांपती हैं, पर चेहरा अब भी शांत था। अनिका समझने की कोशिश करती है, तो यही है शीला का हथियार, जगह नहीं सोच। अचानक करण गुलेरिया रुक जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। अनिका, मुझे यहाँ से पहले भी बुलाया गया था। रोहित तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। मतलब आप अपने आप आगे? इतना कहकर रोहित चुप। क्या बोल रहे हो आप? तुम यहाँ पहली बार आए हो पापा? करण की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों के सामने दृश्य खुल जाता है। वही डेड जोन, वही सफेद खालीपन, वही सामने स्वाति घायल पड़ी थी, वही सब कुछ। अनिका तुरंत समझाती है आखिर ये सब क्या है, क्योंकि करण उसी तरफ आगे बढ़ना लग जाता है जहाँ पर वो बड़ा विशाल मॉन्स्टर था। कोई कुछ नहीं देखा, कोई किसी ने कुछ नहीं सुना, तो यकीन मत करो, ये हमला शरीर पर नहीं यादों पर है, और हमारी यादों को हमारे सामने लेकर आया जा रहा है, उन्हें मिटाया जा रहा है। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी, हर आवाज अलग ही दिशा से और कमजोर जानी पहचान। तुम हमेशा देर से पहुंचते हो। हर बार उसके सामने अनिका का एक दृश्य उभरता है जहाँ वह मदद मांग रही थी और रोहित पहुंच नहीं पा रहा था। रोहित की मुठ्ठियां कस जाती है, वह अनिका की तरफ भागने लग जाता है। वही रोबोट जोन भी, उसकी आंखों में लाइट लाल से नीली में बदल जाती है। जो एरर, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब जोन अपनी वॉइस में बोलना स्टार्ट करता है। अनिका चीखते हुए कहती है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह आंखें बंद कर लेती है, अपने आप को मानो शांत कर रही हो और समझने की कोशिश कर रही हो, जो अक्सर अनिका करती है। शीला का सिस्टम इंसान की सबसे कमजोर याद पकड़ना है, तो हमें याद नहीं तरक से लड़ना होगा। वह तुरंत बोलती है, रोहित अपनी सबसे दर्दनाक याद को गणित में बदलो। करण जो दिख रहा है उसका लॉजिक ढूंढो। जोन इमोशनल प्रोटोकॉल बंद करो। सभी को कमांड दी जाती है। अनिका सभी को पकड़कर उन चीजों की तरफ बता रही थी। अनिका पर अभी जितना भी वहाँ पर धुआं और वो केमिकल, वो गैस के अंदर मौजूद था, अनिका पर अभी किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। रोहित आंखें बंद करता है। दर्द समय करण परिणाम, वह याद को तोड़ देता है। वहीं करण सामने दिख रही स्वाति की छवि को देखता है, अचानक बोल उठता है, ये इसलिए नहीं हो सकता। अभी इतनी चुप्पी नहीं, छवि टूट जाती है। ये काफी दर्द भरा था, लेकिन क्योंकि जैसे स्वाति तड़प रही थी, करण उसे अपनी आंखों से देख रहा था
उसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह भरम है ये भी जानता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल पर काबू पाया और ये सब झूठ कहकर, ये सब भरम है और कुछ नहीं, ये कहकर वो सब कुछ छवि टूट जाती है। वहीं जोन इमोशनल मोड ऑफ एंड लॉगिंग कोर एक्टिव, जोन आगे बढ़ता है। तभी लेवल 2 की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि जो एरिया था जहां पर फाइट हुई थी उसे पूरी तरह से पार कर लिया था। दीवारें दिखने लगी थी, उन पर उभरती हुई आकृतियां। ये किसी और की नहीं बल्कि किसी की जानी पहचानी थी, लेकिन किसकी? दीवार पर लिखा था, तुम उसे छोड़ आई। आप अनिका समझ गई, ये आकृतियां किसी और की नहीं बल्कि लतिका की थी। पहली बार अनिका डगमगाती है, ये हमला दिमाग पर नहीं माँ पर हो रहा है। वह समझ जाती है ये सच नहीं है, ये डर नहीं है। वह आंखें खोलती है, वह अपनी कलाई से ब्रेन मास्क कर निकालती है। रोहित, अनिका तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम अपने आप को शांत करो। अनिका अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लतिका की छवि उसके सामने उभर कर आती है। इस बार रोहित अनिका का हाथ थाम लेता है। अगर मैं डर छुपाऊंगी तो हमला जीत जाएगा। शीला को दिखाना होगा कि इंसानियत और एक बच्चे के लिए माँ का प्यार क्या होता है। शायद वो इस चीज को नहीं समझती। वहीं शीला कुर्सी पर बैठकर ठाके लगाकर हंस रही थी। वहीं मारवा हाउस की स्क्रीन को ऑन करती है और फिर वह फिर से गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़कर बोलने लग जाता है। शीला की आंखों में अब मजा नहीं, जिद थी। वह अपनी कुर्सी से उठती है। एक लाल रंग का बटन जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट मिरर माइंड। शीला ठंडी आवाज के साथ आगे बढ़ती है। अगर दिमाग को नहीं तोड़ा जा सकता तो पहचान को तोड़ दो ना। स्क्रीन पर मारवा हाउस जूम होता है। एक साथ ही लो फ्रिक्वेंसी वेव्स एक्टिव होने लग जाती हैं। रिया को अचानक अपनी माँ की आवाज याद नहीं रहती, क्योंकि अभी वह अनिका को याद कर रही थी। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। उसके सिर पकड़ लेती है। मम्मा, उसकी आवाज कैसी थी आर्यन? आर्यन की आंखों के सामने उसके बचपन का फाइट सीन्स घूमने लगता है, लेकिन चेहरा किसी और का। आर्यन घबरा गया। मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर की उंगलियां कांपती हैं। उसका दिमाग आप क्वेश्चनों के बीच उलझने लग जाता है। तीनों ही बच्चे काफी परेशान हो गए थे। तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से दूर होने का काम कर रहे थे। अनिका ने हमेशा ही कहा था, जब तक तुम तीनों एक साथ हो तब तक हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। लेकिन हमने इंडिविजुअली भी तुम्हें हर टेक्निक, हर चीज के बारे में बताया है। लेकिन ऐसी अजीब अजीब सी हरकतों के बारे में अनिका रोहित ने अपने बच्चों को अभी तक ट्रेंड नहीं किया था कि वे शीला जैसी माइंडेड औरत के दिमाग से कैसे खेल सकते हैं। कमरे के अंदर होलोग्राफी रिफ्लेक्शन उभरता है। हर बच्चे के सामने उसकी ही चेहरे, लेकिन अलग अलग व्यवहार के साथ दिखाई दे रहे थे। एक आवाज गूंजती, तुम अनिका के बच्चे नहीं हो, तुम झूठ सिखाया गया है, तुम्हें झूठ बताया गया है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है, प्यार तो वो आर्यन से करती है। वहीं अलेक्जेंडर को बताया जा रहा था, तुमसे ना मोम प्यार करती है ना डैड, तुम तो बुरे इंसानों के बीच पले हो, भला तुमसे भी कोई कैसे प्यार कर सकता है। उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा था। रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शीला कुर्सी पर वापस बैठ जाती है। शीला, आप देखो, जब यादें भी भरोसे में ना हो तो क्या होता है। बच्चों को ऐसे भ्रमित देखकर अपने कमरे में इधर उधर देख रहे थे। जहाँ बच्चे अपने आप को कोसने लग जाते हैं, वहीं शीला की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बच्चे अपना एक दूसरे को समझ पा रहे थे, न एक दूसरे के साथ हो रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें तो अपने मोम डैड का नाम भी याद नहीं था। भला ऐसे में बच्चे कैसे उसका सामना कर सकते हैं। रिया अचानक अपनी कलाई पर एक छोटी सी चोट को देखती है। उसे याद आता है अनिका की आवाज उसके कानों में आ रही थी, बेटा आराम से, नहीं तो गिर जाओगी। ओ सेट, गिर गई ना, मैंने कहा था ना चोट लग जाएगी। जब सब कुछ झूठ लगे तो दर्द सच बताता है। भले ही हम कितने ही भ्रमित क्यों ना हो, हमारी बॉडी में हमें कहीं दर्द होता है तो शायद हम उस चीज के बारे में सोचकर हम पता लगाते हैं कैसे हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ। भले ही कितनी पुरानी चीज और पुराना घाव क्यों ना हो, हमें वो बात याद आ जाती है। भले ही हमें उस दिन की सुबह, दोपहर या 2 दिन पहले क्या कुछ हुआ था वो भले ही याद ना है, लेकिन इंसिडेंट वाली बातें हमें अक्सर पूरी की पूरी याद रहती हैं। इसे ही हम मेमोरी कहते हैं। वहीं लतिका अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देती है। डेड जोन की बाहरी सतह के नीचे एक ऐसा रास्ता था जो मैप का नहीं था पर दिमाग में था। लतिका की छोटी सी ड्रोन सबसे आगे चल रही थी, साइलेंट मोड
ऑन ब्रेन वेव मास्क। लतिका धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, साथ में अपनी मॉम अपने डैड के बारे में सोच रही थी। मम्मा ने सही जगह चुनी है, पर गलत एंगल से। ब्लाइंड कोड की दीवारें किसी धातु की नहीं है, वे सोच से बनी लगती हैं। जैसे जैसे लतिका आगे बढ़ती है, दीवारें उसकी सोच पर रिएक्ट करने लग जाती हैं। अचानक 3 गोल आकृतियां हवा में उभरती हैं। माइंड, सेंसर यूनिट एंड पेट्रोल मोड। लतिका रुकती नहीं है, वह अपनी कलाई से बस स्क्रेबल एक्टिव करती है। हल्का सा अब उनकी तरफ छोड़ देती है। एक ड्रोन उसके पास आता है। लतिका घूमती है, अपने बूट से उसे हल्का सा किक करती है। ड्रोन दीवार से टकराता है, साइलेंट एंड क्रैश। दूसरा ड्रोन उसकी सोच से पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब लतिका ने अपनी सोच को ही सीमित कर लिया था। सॉरी, आज दिमाग खाली है। प्लस स्क्रैपर की एक तरंग ड्रोन पर फ्रीज करती है। तीसरा ड्रोन भागने लगता है, लेकिन लतिका की ड्रोन पीछे से टकराता है। फाइट खत्म, बिना शोर के। अब फिर जल्दी से लतिका आगे की तरफ बढ़ती है। वह स्क्रीन को देखती है, फिर खुद से लेवल नहीं, दिमाग चाहिए। वह अपना न्यूरल की दीवार पर टच करती है और दरवाजा अचानक से दिखाई देने लग जाता है, मानो सारी की सारा एरिया सेम लग रहा था धुएं से। लेकिन जब वह उस चीज को लगाती है, वह धुआं उस डायरेक्शन में हटना स्टार्ट हो जाता है जिसके पीछे दरवाजा यानी कि खाली स्पेस था। वही अनिका जिस दीवार के पास खड़ी थी, जहां पर लतिका का चेहरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, पर पत्थर की नहीं थी, वह स्टील की भी नहीं थी। यह दीवार यादों से बनी थी। उसकी सतह पर चलती हुई तस्वीरें, बचपन, डर, हंसी, रोना और सबसे ऊपर था लतिका का चेहरा। रोबोट जॉन स्कैन करता है। जॉन, आप स्कैन करते हुए इस दीवार में न्यूरोचैम्बरिक जेल लगा है। ये दिमाग की सबसे ताज़ा, सबसे भावात्मक यादों को खींचने का काम कर रही है। टारगेट मदर चिल्ड्रन न्यूरो बॉन्ड, क्योंकि अनिका की अभी सबसे गहरी याद उसकी बेटी लतिका, जिसे वह छोड़कर आई है। यानी वह लतिका की यादों को कैप्चर कर रही थी। ये सुनकर कुछ पल के लिए तो अनिका की सांसें रुक जाती हैं। दीवार की सतह पर लतिका हंसी, उसका डर, उसकी आवाज सब कुछ खींचकर उधर जा रहा था। यह हमला हथियार से नहीं है। और साथ में अनिका कुछ समय के लिए चुप, मानो उसे किसी के हाथ की आने की आवाज वही अनिका समझ आती है। अगर वह आगे बढ़ी तो लतिका की पूरी तरह से यादें मिट जाएंगी अनिका के दिमाग से। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ी, उसने सोचा, हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी लतिका की यादें। यहाँ पर वह आगे नहीं, पीछे हटती है। एक कदम, फिर दूसरा। दीवार की सतह पर लतिका की तस्वीरें तुरंत कमजोर पड़ने लग जाती हैं। लेवल 2 कांप उठता है, बारी लोहे जैसी एक सांस की आवाज, धड़ाम। मॉन्स्टर लेवल 2 एंट्री। जमीन फटती है, धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उनके सामने उठती है। आधा इंसान आधा मशीन, आंखें लाल, नसों की नीली ऊर्जा और शरीर में डेड जोन की धड़कन, और पूरी तरह से उस पर एक ब्लैक पदार्थ चिपका हुआ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ ताकत नहीं है, ये रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ एक गैजेट है जो हमारे सामने इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिका ने अपने शब्दों को स्टिक किया। वह मॉन्स्टर बिल्कुल उसी मॉन्स्टर से 2 गुना बड़ा था, और शायद उससे 2 गुना ताकतवर भी। एक झटके से रोहित को दीवार से दे मारता है, धड़ाम। रोहित दूर जाकर गिरता है। वहीं अब वह दूसरे हाथ से जॉन को और करण ग्लेरिया को भी फेंक देता है। सभी साइड होकर गिर जाते हैं। जैसे ही अनिका की तरफ हाथ बढ़ाकर मारने वाला था, अचानक से अनिका ने जंप किया और उसके हाथ पर ही अपने आप उसने उसके हाथ को ही पकड़ लिया। वह सीधे मॉन्स्टर की गर्दन पर कूदना चाहती थी, पर मॉन्स्टर ने दूसरे हाथ से अनिका को भी नीचे जमीन पर फेंक दिया। अनिका समझ गई थी, ये काफी ताकतवर है। वहीं अब करण गुलेरिया और जॉन दोनों ही खड़े हो जाते हैं। वहीं तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए अब करण गुलेरिया कुछ टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की गर्दन तक अपने पैरों को ले आता है, लेकिन मॉन्स्टर की चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी। करण उस पर फिसल जाता है और साथ में वह चिपचिपा पदार्थ करण गुलेरिया के हाथों को भी लग जाता है। वहीं रोबोट जॉन आगे बढ़ता है और एक मॉन्स्टर की आंखों पर सीधे ही एनर्जी पल्स छोड़ता है। मॉन्स्टर अब थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन दूसरे ही पर वह अपनी आंखों को ही बंद कर लेता है। फिर भी वह उन्हें देख पा रहा था, उन पर वार कर रहा था। अनिका, रोहित, करण, जॉन सभी ऐसे लग रहे थे मानो एक विशालकाय हाथी के सामने कोई इंसान खड़ा हो। बिल्कुल, अब खतरा बढ़ा था, लेकिन चालें अभी कम नहीं हुई थी। अनिका सभी की तरफ देख रही थी और समझ रही थी कि हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, नहीं तो हमारे दिमाग को पूरी तरह से इस दीवार के अंदर यानी कि कैप्चर करके हमें एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर आज सुहानी काफी खुश थी, क्योंकि उसके साथ इंसिडेंट हुआ। उसके बाद वह मिट्टू को तो भूल ही गई थी, इसलिए आज उसने फैसला कर लिया था, आज वह ऑफिस जाने से पहले मिट्टू के घर जरूर जाएगी। इतना सोचकर अब कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी इस साइड में लगाकर वह मिट्टू के घर अंदर चली जाती है। आराम से मिट्टू
घर का ही कुछ काम कर रहा था। वहीं उसके पापा बच्चे को पढ़ाई करा रहे थे। जैसे ही सुहानी अंदर जाती है वह देखती है कि मिठू रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। उसके पापा भी रेडी हो चुके हैं क्योंकि वह एक छोटे से स्कूल में मैथ टीचर्स की आप जॉब करते हैं, जो कि खुद सुहानी ने ही उन्हें ये जॉब दिलाई थी। अब सुहानी जैसे ही मिठू के घर में दस्तक देती है, अचानक से उनके घर में किसी की आठ पाकर मिठू के डैड एंड मिठू दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। दोनों ही काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि सामने सुहानी थी जिसके हाथों में 2 थैले थे। लग रहा था मानो अब तक सुहानी यहाँ पर नहीं आई। जितनी भी बार वह मिठू से मिलने के लिए आती उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आती, लेकिन अब वह काफी दिनों बाद आई है तो अपनी पूरी पनिशमेंट के साथ आई है। यानी कि जब वह उसे मिलने नहीं आई उन सभी चीजों के साथ उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई है। अब वह मिठू उसको देखकर जाकर उसके गले लगता है। सुहानी भी अब घुटनों के बल बैंड हो जाती है और फिर वह मिठू के गले लगती है। मिठू से पूछता है, दीदी आप कहाँ थी इतने दिनों तक? ना आपका मैसेज आया ना कॉल आई, नहीं हमें पता आप रहती कहाँ हो। इस पर सुहानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि आप सभी को मेरी एंगेजमेंट पे जरूर आना है। स्पेस इनविटेशन सबसे पहले आपको देने आई हूँ। ये सुनकर मिठू हैरानी से सुहानी की तरफ देखता है, फिर पूछता है, दी आपकी एंगेजमेंट, इसका मतलब आप शादी करना चाह रही हो? इसमें सुहानी बड़े ही स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर मिठू थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, फिर तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। वैसे कहाँ पर करने वाली हो आप शादी? इतना कहकर मिठू उदास चेहरे के साथ सुहानी उसके पास बैठ जाती है और उसे छेड़ते हुए, सोच रही हूँ बस यही हमारे पास के एरिया। मिठू पूछता है, कौन सा पास वाला एरिया? बदले में सुहानी उसे छेड़ते हुए कहती है, बस वही राजस्थान का वो छोटा सा एरिया जहाँ पर हम ये कहते हैं वहाँ पर पानी की कमी है और रेत ही रेत है। आप ये सुनकर मिठू हैरानी के साथ सुहानी की तरफ देखते हुए पूछता है, इसका मतलब आप मुझे मिलने कभी नहीं आओगी? क्योंकि वो काफ़ी दूर भी है। अगर आपकी शादी वहाँ पर होती है तो आप नॉर्मल सी बात है अपनी फैमिली के साथ रहोगी। जब यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आओगी क्या पता तभी मेरे पास आओ या ना आओ। ये कहकर मिठू उदास हो जाता है और वह उठकर अब दरवाजे के पास खड़ा होते हुए कहता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे देर हो रही है दीदी, बाद में बात करते हैं। अब जल्दी से सुहानी अपनी सीट से खड़े होते हुए मिठू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे पागल लड़के बैठ जा, तुझे बता रही हूँ कहाँ पर होने वाली है, वो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ्रैंक कर रही थी। ये सुनकर अब मिठू चुप हो जाता है, फिर कहता है, दीदी मुझे फ्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर सुहानी उसे कहती कान पकड़ कर कहती है, सॉरी बाबा, आज के बाद बिल्कुल नहीं करूँगी, बस यही दिल्ली में ही मैं शादी करने वाली हूँ। इतना सुनकर मिठू अब फिर से सुहानी को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, मुझे पता है आप दिल्ली में शादी इसलिए ही करना चाहती हैं ताकि आप मुझसे मिलती रहें, अपने भाई को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकती हो आप। इतना कहकर सुहानी भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वहीं दूर मिठू के पापा इन दोनों का प्यार देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बड़े ही प्यार से समझा रही हो और प्यार कर रही हो और थोड़ी सी नोकझोंक। इस पर अब मिठू और सुहानी दोनों बैठे रहते हैं। वहीं मिठू के पापा ने भी अब दोनों के लिए चाय बना दी थी और दोनों की तरफ बढ़ा देती है। इस पर सुहानी कहती है, अंकल जी आओ ना, आप ही बैठो। तीनों ही बैठकर पीते हैं। तीनों बैठकर चाय की चुस्की लेने लग जाते हैं। वहीं अब फिर से सुहानी की तरफ देखते हुए मिठू के डैड पूछते हैं, बेटा वैसे तुम्हारी कौन से घराने में शादी हो रही है? वैसे मैं पूछ तो नहीं सकता लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ। इस पर सुहानी बड़े ही इत्तेफाक से कहती है, मल्होत्रा परिवार में। ये सुनकर उसके बारे में ज़्यादा कभी उन्होंने सुना नहीं, लेकिन फार्मा कंपनी के बारे में भला कौन नहीं जानता, इतना तो उसे भी पता था। अब इस पर कुछ नहीं कहते। अच्छा बेटा लड़का क्या करता है? कुछ नहीं अंकल, बस रेसर है। ये सुनकर मिठू अब जल्दी से, कार रेसर है वो, चैंपियनशिप काफ़ी अपने नाम कर चुका है। इतना कहकर अब वो चुप हो जाती है, लेकिन मिठू का ध्यान बस गाड़ी चलाने में ही रुक जाता है। फिर वह सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या तुम जीजू से कह के मुझे भी कार रेसिंग सिखाओगी? इस पर सुहानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसमें जीजू की क्या बात है, अगर तुम बड़े हो जाओ तुम्हें मैं भी काफ़ी अच्छी कार रेसिंग सिखा सकती हूँ जितनी मुझे आती है। इस पर मिठू कहता है, ठीक है दीदी, अब उसके लिए बुद्धू तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर अच्छी से जॉब लगो, उसके बाद तुम गाड़ी लेना और फिर मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। इस पर वह सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए वादा करता है, ठीक है दीदी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। इस पर सुहानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी उस दिन का ही वेट कर रही हूँ जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और तुम्हारा अपना भी एक नाम हो। मैं जानती हूँ
तुमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है मिठू, क्योंकि अक्सर वही इंसान आगे बढ़ते हैं या तो जिन्हें काफ़ी ठोकर खाकर संभल जाते हैं या फिर जिनके पास काफ़ी रुतबा पैसा दौलत शोहरत होती है। इस पर मिठू कहता है, हाँ दीदी आप कह तो सही रही हो। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और फिर कहता है, अगर चाय हो गई हो तो क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकती हो? इतना कहकर शिवानी उसकी तरफ देखती है। हाँ चलो। इतना कहकर दोनों ही अब गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। मीठू पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। सुहानी अब ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहती है, चलो आज तुम्हें थोड़ी सी रेस मैं भी दिखा देती हूँ कि मैं भी थोड़ी बहुत रेसिंग कर लेती हूँ। इतना कहकर जब सुहानी को लगा कि अब यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से खाली, तो सुहानी ने गाड़ी की स्पीड को तेज कर दिया। ये देखकर मीठू काफी खुश था, लेकिन दूसरे ही पर उसे खतरे का आभास होने लग गया। वह सुहानी से कहता है, दीदी प्लीज गाड़ी की रेस को कम करो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमारे सामने कोई आ गया, हमारी रेसिंग की वजह से किसी की जान भी जा सकती है और हम किसी की जान नहीं ले सकते। इतना सुनने के बाद अब सुहानी को भी रियलाइज होता है। वह गाड़ी की स्पीड को आप दोबारा से नॉर्मल कर लेती है। फिर मिठू कहता है, इसमें मजा है दीदी, रेसिंग मुझे सीखनी है, लेकिन वह समय आने पर ही काम आती है। लेकिन अभी हमें किसी की जान का दुश्मन नहीं बनना। इतना कहकर दोनों ही हंसते बातें करते हुए कब मिठू का स्कूल आ जाता है उसे भी नहीं पता। आप सुहानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बातों में ही लगे रहोगे मिस्टर, या नीचे उतर कर अपने स्कूल में भी जाओगे? इतना कहकर मिठू अपना बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर जाता है और बाई करता है। वहां पर मिठू का एक हेडमास्टर वहां पर मौजूद था। वह देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बैकग्राउंड इस लड़के की काफी लो है, लेकिन कभी यह किसी बड़ी गाड़ी में आता है तो कभी कौन सी बड़ी गाड़ी में। ये जब भी आता है कभी बड़े व्यक्तियों के, वो भी पैसेंजर सीट पर बैठकर आता है। जरूर इससे पूछना पड़ेगा आखिर क्या बात है। ये सोचकर वो टीचर हमेशा से ही मिठू की हेल्प करता था, पढ़ने से लेकर उसकी स्कॉलरशिप दिलाने तक सब काम वो हेडमास्टर उसके कुलदीप सर ही करते थे। अब वह जैसे ही मिठू अंदर आता है, अचानक से वह जब सुहानी को बाय कर रहा था तो उसने सामने आते हुए अपने कुलदीप सर दिखाई नहीं दिए। अचानक से वो उन्हें टकरा जाता है। जैसे ही वो टकरा कर संभलने वाला था, अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया। ये और कोई नहीं बल्कि कुलदीप सर ही थे। अब सामने अपने सर को देखकर उनके पैर छूता है, उसके बाद प्रणाम करके फिर वह आगे की तरफ बढ़ता है। अब कुलदीप सर उसे रोकते हुए कहते हैं, मिठू रुको, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। क्योंकि वो भी जानते थे आज का दौर काफी खराब है। बच्चों को अपनी बातों में फुसला कर बहला कर उनसे अपना काम निकलवाया जा सकता है या बच्चों की जान भी ली जा सकती है उनके ऑर्गन्स बेचने के लिए। ये सब सोचकर मिठू को समझाना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। इसलिए कुलदीप सर ने उन्हें अपने साथ अपने ऑफिस में बुलाया था। अब मिठू काफी परेशान लग रहा था। शायद आज पहली बार था कि वह ऑफिस में बुलाया गया था। शायद उसे डांट पड़ने वाली है, लेकिन किस बात पर, इस बारे में तो मिठू खुद भी नहीं जानता था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।